हाउ टू डील विथ फेलियर, हाउ टू गेट सक्सेस। 1000 से ज्यादा स्पीकर्स हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इस फेलियर को डील करना हमें कोई नहीं सिखाता, राइट? तो मुझे लगता है कि लास्ट में जो बातें हुई वो आपके बहुत काम की रही। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या बातें हुई? कितने लोगों ने लिखा या याद किया? क्या चीज आपने सीखा, या सुन के चले जाओगे? क्या चीज सीखा? खासतौर पे हमारे जो दोनों, जो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलेंगे, ईगरली बैठे हैं, बहुत ही क्यूरियस हैं। क्या आपकी बात का कोई सॉल्यूशन निकला? क्या चीज आपने सीखा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। हेलो सर, मेरा मेन चीज़ ये है सीखने के लिए, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए, बट अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है करने का, तो आप प्रयास करते रहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। और यही है, बस मन में यही होना चाहिए कि अगर इस बार असफल हो गए तो जो हमने गलतियां की हैं, नेक्स्ट टाइम हम उन्हें ओवरकम करेंगे, उन गलतियों से सुधारेंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से मेहनत के साथ प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी सर। बहुत बढ़िया। और हम पूरा परिवार आपके लिए दुआ कर रहा है कि जल्दी आपसे लबासना में मिलेंगे, राइट? लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग जब किसी सेमिनार में आते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं तो हम सफलता की कहानियां सुनना चाहते हैं। अब मिनी मैम आने जा रही हैं और मैं ये समझता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर, उसके बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहेगी और वो मेरे लिए कोई स्पेस छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूरा पक्का पता है, ठीक है? और जब इंटरव्यू चल रहे थे, तमाम तरह की चीजें थी, तो 3 लोगों को हमने पहले कह दिया था इस बार वो टॉप 10 में है या इस बार जो है टॉप 100 में, बहुत ही बेहतरीन, और उनकी पर्सनालिटी भी इसी तरह से, अपने विचारों की क्लैरिटी पे लेकर। लेकिन जो अब बात हुई, इस पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सक्सेस। सर पहले मैं डिसिप्लिन के बारे में तो जानते नहीं था कुछ। जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया अपना स्टार्टिंग में, जब अंदर जाके पता चला कितना डिसिप्लिन होना पड़ता है। सुबह अगर 5 बजे जाना एंट्री है तो 5 बजे ही जाना होगा, अगर उससे पहले जाओगे तो बाद में तो मुर्गा बना देते हैं ऐसे। वहाँ जाके सर मैंने बहुत कुछ सीखा स्पोर्ट्स में सर, कैरियर में वहाँ पता चला रियल डिसिप्लिन क्या होता है। गुड, स्पोर्ट्समैन वैसे भी बहुत डिसिप्लिन होते हैं। यस सर। फिर उसका एक छोटी सी चीज बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, प्लीज बैठें। डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब होता है, अगर बहुत कॉमन सेंस से बात करें, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग द टाइम टेबल्स। मैं अक्सर अपनी क्लास में टाइम टेबल को बहुत अपोज करता हूं कि जिधर चिपका दो दीवार पे उधर कभी मुंह नहीं करना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी ऐसी आदत जिसको आप मानते हैं कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, उसको इतनी बार करना, दोहरा के करना कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। इफ आई वांट टू, अभी एक मेरे पास आज 3 केसेस आए, तीनों के लास्ट अटेम्प्ट हैं, ठीक है, जॉब में है, और मुझसे उन्होंने सजेशन मांगा है कि सर हम क्या करें, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट में खत्म हो जाएगा इसके बाद सब कुछ। एक क्या है, लड़की है, उसको अगर वो घर से बाहर पढ़ने जाती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है कि तुम किससे मिलने जा रही हो। ये हमारी बच्चियों के साथ दिक्कत होती है, घर में ज्वाइंट फैमिली, उसको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है, इतना शोर शराबा है। अब उसने बताया कि सर बताइए मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे यूपीएससी देना है। सबकी सिचुएशन अलग है, हम सभी एक लड़ाई में हैं और हमारी लड़ाइयां अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां जो डिसिप्लिन, मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर का टाइम टेबल कितने बजे लोग उठ जाते हैं, खटर पटर शुरू हो जाती है, तो उसने अपना टाइम टेबल बनाने का, सुबह तुम्हारे पास एक टाइम है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का, उठ के पढ़ लो। अब सुबह 4 से 8 बजे तक पढ़ना और रेगुलर पढ़ना, विद पर्पस पढ़ना, जब मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा तो ये डिसिप्लिन हो जाएगा मेरा। डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब होता है जब तुम किसी काम को करने में एफर्टलेस हो जाओ। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताइएगा, जब तुम किसी काम को करने में इतने हैबिचुअल हो जाओ कि एफर्टलेस हो जाओ, वो चीज उस दिन समझ लेना कि तुमने डिसिप्लिन सीख ली। जिस दिन तुम्हें यह लगे कि मुझे 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना है, अलार्म बजने के बाद उसको कोसते हुए उठना नहीं है, जैसे लगता है ज़ॉम्बीज उठ रहे हैं, दुनिया भर की सारी ताकत लगानी पड़ती है। दैट इज नॉट डिसिप्लिन। जब तुम्हारे सामने विपिन चंद्रा रखी हो, तुम्हारे सामने बुक रखी हो, और तुम्हें नहीं सोचना है हिस्ट्री पढ़ूं या ज्योग्राफी पढ़ूं, फिर टॉस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि ये बुक है, मुझे पढ़ना है, अगले 1 घंटे मुझे और कोई काम नहीं। 25 मिनट के बाद सोशल मीडिया का जो टिंग है वो तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, वो डिसिप्लिन है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको पाने के लिए जो एफर्ट करना पड़ता है वो बहुत गहरा होता है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात कही, जब आपने पिलर्स के बारे में बताया, कुछ ऐसी आदतें सीखो
जो तुम्हें बाउंस बैक कर सके। और आपकी बात बात में ही मैंने इसको बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया, द स्प्रिंग इफेक्ट। आपकी बात से जो निकल कर आया, द स्प्रिंग इफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत वो बात थी। जैसे स्प्रिंग जब दबती है तो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो क्या होता है, पहले से ज्यादा एनर्जी को निकाल के वो बाउंस बैक करती है। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी में होगे तो दुनिया भर का प्रेशर आप पे पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा अपनी पिछली सिचुएशन से पीछे चले। जैसे इन्होंने पूछा ना, क्या कर रहा हूं यार, नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन, आप भी पूछोगे। आप नहीं पूछोगे तो जो सो कॉल्ड ढेर सारे आपके रिश्तेदार हैं वो पूछेंगे, अरे बर्बाद कर दिया, इंजीनियरिंग करने के बाद घर में बैठा हुआ है, वो देखो फलानवा की नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी में आ गया है वो। तो ये आपसे पूछा जाएगा, देन कंप्रेस होगा। और उस समय ही ज्यादातर लोग यूपीएससी छोड़ देते हैं। अगर आप बाउंस बैक कर जाते हो तो आप निकल। इसीलिए कोई ना कोई ऐसी हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। और शायद डैफ में इसीलिए हैबिट से इतने क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि हैबिट्स उन्हें भी पता है, न्यूरोलॉजिकली पता है कि ये आपको संभालेगी, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको संभालेगी, और अगर वो संभाल ले गई तो फिर आप बाउंस बैक कर जाओगे। तो अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं मिनी मैम को इन्वाइट करूंगा, राइट। और जीरो से स्ट्रैटेजी हम शुरू करेंगे। सुनने में भी बहुत मजा आएगा, औसम स्पीकर हैं और सभी। तो मैं चाहूंगा आपका पेन और पेपर रेडी रहना चाहिए, जो आप यहां से सीख कर जाओ वो आपके बहुत काम आए और अपनी स्ट्रैटेजी बना सको। वेलकम, प्लीज। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम यहाँ पे आने के लिए, एंड आई होप मैं कुछ यूज़फुल आपको बता पाऊँ इस थोड़े टाइम में। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो व्हेन आई डिसाइडेड टू डू इट एंड व्हाट ऑल आई वेंट थ्रू। सो सबसे पहले 2018 मार्च आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू इट। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर, एंड वहाँ पे काम करते हुए आई रियलाइज कि ओके दिस फील्ड इज समथिंग। आई गॉट टू इंटरव्यू मेनी पीपल इन द पुलिस सर्विसेज, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड आई रियलाइज ओके यहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो देन 2018 में माई सिस्टर वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, उसने मुझे थोड़ा गाइड किया। आई गॉट लाइक द बेसिक बुक्स जो होती हैं उसका पता चला। सो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए 2018 मिड 2018 मैंने स्टार्ट किया था। Okay. So mid 2018 I decided to go with like basic books. सबसे पहले NCERTs, you have to go through NCERTs। 11th 12th की तो है ही, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी भी इट्स बेसिक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ 10th और 9th की भी NCERTs पढ़ते हैं लोग। मैंने एक बार पढ़ी थी, वो रिवाइज में नहीं कर पाई थी, बट 11th 12th की NCERTs यू हैव टू गो थ्रू एंड यू हैव टू रीड देम। स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की, आई थिंक इंडियन पॉलिटी के लिए सीधे लक्ष्मीकांत हम उठाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो स्टार्ट विद NCERTs फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एज वेल। उसके बाद दिस इज़ बेसिक। सो अब नाउ आई विल गो सब्जेक्ट वाइज। GS1 के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थोड़ा कंसाइजली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ यू आर रेफरिंग टू एनी अदर NCERTs जो भी हैं, देन यू डू दैट। आई ओनली डिड स्पेक्ट्रम। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के लिए देयर इज़ RS शर्मा, दैट्स आई मेड नोट्स ऑफ इट। उसके अलावा मिडिवल के लिए आई वॉच्ड सम वीडियोस, मतलब मुझे बहुत पसंद कभी नहीं था तो आई डिडंट, और उतना ज़्यादा उसका प्रीलिम्स में आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे, मेंस में उतना उसका कॉस्ट बेनिफिट होता नहीं था, सो आई डिडंट डू दैट मच। और जोग्राफी के लिए NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, GC लियोंग सिलेक्टेडली पढ़ी थी। उसके अलावा सोशल इश्यूज़ के लिए वो मेनली मेंस एग्जाम में ज़्यादा फोकस होता है उसका, सो उसके टॉपिकल नोट्स हमने बनाए थे खुद के उससे, और जस्ट सर्च करके कि सिलेबस में पॉइंटर्स हैं सारे, यू कैन गो थ्रू दैट। उसके अलावा GS2 में देन यू हैव टू गो थ्रू लक्ष्मीकांत, दैट्स द स्टैंडर्ड बुक। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आई थिंक न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शाश्वत सर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। इट गिव्स योर माइंड सेट ऑल्सो, आई थिंक इट ऑल्सो एड्स कि आप कनेक्ट करके आप रिमेंबर कर पाते हो। सो इफ़ यू रीड वन न्यूज़ टुडे एंड सम कुछ उस पर प्रोग्रेस होती है, समथिंग चेंजेस द नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे, सो यू आर एबल टू एसोसिएट दैट टू समथिंग, तो उसकी रिटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। सो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस, ऑल्सो फॉर इंटरव्यू। सो दैट इज़ GS2। GS3 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेंस में काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है सबको, तो उसके लिए यू हैव टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए टेक सम स्टैटिक सोर्स, आई डिड इट फ्रॉम जुल्फिकार सर्स नोट्स। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप खुद के नोट्स बहुत कंसाइज बना सकते हैं। आई थिंक श्रुति शर्मा मैम हैज ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन हर टेलीग्राम ग्रुप, सो यू कैन गो थ्रू दैट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ईजिली टॉपिकल नोट्स, NDMA के गाइडलाइंस यू कैन गो थ्रू। देन एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा कॉमन। एनवायरनमेंटली स्टैंडर्ड बुक शंकर IAS सब बोलते हैं, मैंने थोड़ी पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं। आई थिंक
एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स मैंने ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि वो एसोसिएट करके और करंट अफेयर्स में अब स्टैटिक भी हो जाता है आपका रिवाइज. देन देर इज़ जीएस में देर इज़ साइंस एंड टेक, उसमें भी करंट, एंड आई ऑल्सो वेंट थ्रू, आई आज सर के कुछ नोट्स थे, आई वेंट थ्रू दैट. दैट वॉज GS3. और एथिक्स के लिए आई वेंट थ्रू श्रुतिज नोट्स ओनली बिकॉज वी प्रिपेयर टुगेदर. सो उसके नोट्स आई नेवर टुक एनी क्लासेस फॉर GS, थोड़ा आई डिड विद पीयर ग्रुप ओनली. तो उसके नोट्स आई हैड एंड वी वेंट थ्रू दैट. और स्पेशली एथिक्स के लिए यू कैन डू एग्जाम्पल्स एंड ऑल. और मेंस के लिए आई वुड से जो भी टॉपर्स कॉपीज़ हैं, इफ़ यू कैन गो थ्रू देम, जो भी अभी तक के रैंकर्स हैं, यू कैन गो थ्रू देयर कॉपीज़, जिसके भी जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग करो. एंड देन इंटरव्यू के लिए आई कुड नॉट प्रिपेयर मच, आई डोंट नो वाई, बट इट वॉज थोड़ा, आई थिंक इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू बी ऑनेस्ट, जितना भी आप यू नो, एंड टू बी कॉन्फिडेंट. और सारे ही एग्जाम्स में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट डे. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कैंडिडेट्स आई सीन जो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बट उस दिन हम डर जाते हैं, कई बार मैं भी डरी हूँ. सो वो एक, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की, एक थ्रेशोल्ड मोस्ट ऑफ अस हैव क्रॉस्ड, उसके बाद बस कॉन्फिडेंस लूज करके अगर हम अपना एग्जाम बिगाड़ दें, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू. जो भी कोई ऐसा स्ट्रेसफुल मोमेंट लगता था मुझे कि ओके आई एम नाउ लूजिंग माई कूल, सो आई वुड टॉक टू हर एंड शी वुड से ओके दिस इज समथिंग दैट हैपेंस टू एवरीवन, आई एम नॉट द ओनली पर्सन. प्रीलिम्स के दिन सबका वही हालत होती है. आई थिंक selected candidates have not cleared prelims several times. I did not clear prelims in 2020. So you don't it's just that everyone is on the level playing field. I think prelims is not किसी का strong point. बहुत कम लोग होते हैं जो हर बार prelims वगैरह clear कर लेते हैं. So it's very important to be confident, to know that okay सबको उतना ही आता है जितना मुझे आता है. Importantly on those important days जो भी होते हैं एग्जाम के, वहाँ पे confidence lose करके कोई सिर्फ नुकसान ही है. और ऑप्शनल के लिए सबने बात की थी. आई पर्सनली टुक क्लासेस फॉर ऑप्शनल. मैंने तो ली थी क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था. PSIR मेरा ऑप्शनल था. किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था PSIR के लिए. तो अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, बट आई नो पीपल जिन्होंने बिना क्लासेस के भी किया है, तो आप नोट्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं. जैसा शाश्वत सर ने कहा कि कुछ ऑप्शनल्स हैं जिनके बहुत इजीली नोट्स, आंसर कॉपीज, एवरीथिंग इज प्रीटी मच अवेलेबल. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. यू हैव टू इवैल्यूएट योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपको ज़्यादा किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है. सो आई टुक क्लासेस. और जो भी मतलब टॉपर्स की कॉपीज ऑप्शनल में आई सॉ, तो PSIR रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट फॉरवर्ड. और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली वन थिंग आई विल से, क्योंकि 2020 में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए. यू हैव टू बी, मैंने तब ये किया था कि मैंने एक ही बार में सारे अटेम्प्ट कर दिए थे, पता नहीं क्यों, बट यू हैव टू गो लाइक फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उस तरीके से. इफ़ यू गो, आई थिंक दैट्स मच बेटर. मेरे लिए इट वर्क, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट मेरे लिए इट वर्क कि फर्स्ट टाइम में आई डू ओनली द क्वेश्चंस दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट. उसमें से भी 6-7 गलत होते हैं. देन आई डू जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट है. एंड देन क्योंकि जो भी कट ऑफ, जैसे जनरल्स के लिए आई थिंक इट्स सेफ टू अटेम्प्ट 80-85 क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से थर्ड रीडिंग तक आई ट्राई टू डू इन माई फर्स्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट. और बाकी कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज़. गुड आफ्टरनून मैम. मैम मेरा क्वेश्चन यही है कि PSIR के लिए मतलब कैसा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर लेना है ऑप्शनल में तो? PSIR के लिए जी जी क्या होना चाहिए मैम? मतलब कैसा बेसिक, मतलब मजबूत चाहिए ना मैम, कहते हैं ऑप्शनल के लिए, तो कैसा चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? मैम मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, 11th-12th मैंने उसी करी. अभी मैं परसुइंग हूँ DU यूनिवर्सिटी में, सत्यवती कॉलेज में मैम. बट मेरे पास जो मेरा ऑनर्स है वो हिंदी ऑनर्स है, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे PSIR के लिए मैं सोच रहा हूँ. तो ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि PSIR मेरे लिए सही रहेगा, मतलब कैसे, क्या बेसिक चाहिए होगा, उसके लिए पूछ रहा हूँ. सबसे पहले तो इंटरेस्ट, बेसिक आपको इंटरेस्ट है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आप एक बार सिलेबस देख लीजिए. अगर आपको सिलेबस, और सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेबस के थोड़े से नोट्स कहीं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की इग्नू की वेबसाइट पे कुछ बेसिक नोट्स अवेलेबल हैं. कुछ टॉपर्स की कॉपीज आप उठाकर देख सकते हो कि ये टॉपिक इस तरीके से, मतलब सिर्फ टॉपिक देख के हमें उतना नहीं समझ आता हो कि इसमें क्या होगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है. तो आप थोड़ा सा उसको अंदर से देख लीजिए, थोड़ा गिव इट सम टाइम. अभी आप कौन से ईयर में हैं? मैम मैं 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं, अभी 5th में आऊँगा, मतलब 3rd ईयर में आऊँगा. ओके, 3rd ईयर में आओ तो अभी आपके पास टाइम है. आप थोड़ा हफ्ता भर थोड़ा डिटेल में आप कुछ टॉपिक्स. PSIR मुझे तो मेरा ऑप्शनल था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है दैट्स वेरी गुड.
और PSIR के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर, और थोड़ा सा आप जैसे यूट्यूब चैनल्स जैसे द हिंदू का सुहासिनी हैदर वर्ल्ड व्यू विद द हिंदू, ऐसी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। द इकोनॉमिस्ट का यूट्यूब चैनल है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन फॉलो टू जस्ट स्टे इन टच विद द पेपर 2 वाला पार्ट। दैट हेल्प्स अ लॉट। मैंने मतलब पेपर 2 में मुझे काफ़ी हेल्प किया था उसमें, क्योंकि दिस पर्सन रोड दिस बुक, अनंत कृष्णन, और ये जो सारे लोग लिखते हैं इसके बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद ही उसको फॉलो करने लग जाओगे, वो थोड़ा हेल्प करता है। मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, मतलब मैम सिमिलरिटीज है क्या इन दोनों में मैम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? मुझे आइडिया नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सॉरी। मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे क्या कहते हैं कि मैम मुझे वो पॉलिटिकल ऑनर्स चाहिए था बट वो मिला नहीं, तो मैम जैसे कहते हैं आप जो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं अगर आप वो लेते हैं तो आपका बेसिक काफ़ी मजबूत होता है, ऐसा कुछ फ़ायदा मिलता है क्या मैम? जैसे हिंदी लिटरेचर मेरा अभी ऑनर्स में कर रहा हूँ मैं, उससे BA, तो उस चीज़ में ये आपको खुद के लिए इवैल्यूएट करना पड़ेगा मुझे लगता है, बट आई स्टिल थिंक इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली आपका फर्स्ट सेकंड जितने भी अटेम्प्ट, जितना भी, आई होप आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, जैसा भी है, इंटरेस्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन यू। आई थिंक फाउंडेशन वगैरह जो भी है, आप अगर पढ़ ही नहीं पा रहे हो उस सब्जेक्ट को, आप बेयर ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। बट इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है हिंदी लिटरेचर में और आप उसमें अच्छा कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जी मैम एक और क्वेश्चन था मैम, ये मीडियम का जैसे प्रॉब्लम होता है मैम, मेरा हिंदी लिटरेचर है तो मुझे हिंदी में ही पढ़ना पड़ा है, तो बट इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक हो गया है और इस वजह से बट मुझे लेना इंग्लिश मीडियम में ही, क्योंकि मुझे शब्द मैम हिंदी के समझ में नहीं आ रहे, जैसे जो लाइक ज्योग्राफी के मैम बहुत सारे शब्द हैं वो समझ में नहीं आते हिंदी में, तो बट मैम इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा कम है, मतलब अच्छा नहीं है, तो क्या करें मैम, इंग्लिश में जाएँ या हिंदी में जाएँ, ये चीज़ कन्फर्म नहीं कर पा रहे। ये आई थिंक आप थोड़ी आंसर, जैसे मेंस में फाइनली आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आई थिंक इंटरव्यू और प्रीलिम्स में तो हो जाएगा, तो मेंस के लिए आप थोड़ी कॉपीज़, आई थिंक रवि सिहाग रैंक 18 जो हैं उनका हिंदी मीडियम है, आप उनकी कॉपीज़ निकालिए और देखिए कि किस लैंग्वेज में उन्होंने अपने GS के आंसर्स लिखे हैं। अगर आपको लगता है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, और ये आपको देखना पड़ेगा, विल यू बी कंफर्टेबल राइटिंग इन इंग्लिश, विल यू बी मोर कंफर्टेबल राइटिंग इन हिंदी, तो ये आप थोड़ी दोनों की कॉपीज उठा के देख लीजिए सारे, मतलब श्रुति की, रवि सिहाग सर की, ये सारी आप देख लीजिए और आप देखिए कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो थैंक यू। थैंक यू मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका PSIR ऑप्शनल GS मेंस में एंड प्रीलिम्स में किस कदर हेल्प किया, कैसा हेल्प हुआ आपका ऑप्शनल से? हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी जैसे जो हमारा पेपर 1 वाला पार्ट होता है, स्पेशली आई थिंक जो GS के साथ कोइंसाइड करता है वो हमारा पेपर 1 पार्ट B है, जो स्टैट्यूटरी कमीशन हमारी कवर होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी कवर होती हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ये सारी हमारी कवर होती हैं। वो वाला पार्ट प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है और मेंस में भी हेल्प करता है। कई बार आपको एग्जैक्ट आर्टिकल कैग के बारे में GS में भी पूछते हैं और ऑप्शनल में तो पूरा का पूरा टॉपिक है वो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आई थिंक स्पेशली आई थिंक पेपर 1 पार्ट A और पेपर 2, हाँ पेपर 2 में जो पार्ट B होता है इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, वो भी बहुत हेल्प करता है मेंस में। तो ये दोनों पार्ट्स आई थिंक पार्ट B दोनों पेपर्स के वो थोड़ा कंसाइड कर जाते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। बाकी थोड़ा ऑप्शनल में आंसर लिखने का अप्रोच आपकी अलग होती है, आप मोर यूर फोकसिंग मोर ऑन द सब्सटेंस की कैग के बारे में, सिर्फ आर्टिकल नहीं कि कैग की फंक्शनिंग क्या रही है, उसका इवैल्यूएशन, वो सारी चीजें ज्यादा होती हैं, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स। आप एसोसिएट ज्यादा कर पाते हो, आप ज्यादा रिटेन कर पाते हो फाइनली व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स। 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक ऑप्शनल हम खुद से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, राइट, मोस्टली लोगों का सवाल था। दूसरा, ये हमें घर से पढ़ना चाहिए या दिल्ली आके पढ़ना चाहिए। दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। ये जो भी आप जिसे कहते हैं एकेडमी, कोचिंग सेंटर, इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। क्वेश्चन ये है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ भी, हर चीज खुद से की जाती है। आप कोचिंग का मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसा जादू निकालेंगे और आपको देंगे आबरा का डाबरा। बहुत लोग यही सोच के आते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को एक भूल नहीं सकता, बहुत पहले की बात है, व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं अक्सर क्लास में भी उसको बहुत बोलता रहता हूँ। वाया कुर्सी पे क्रॉस होकर बैठा, मुंह में गुटखा था, और मेरे से पूछा कि इस बार आइए स्टॉप करना चाहते, कैसे पढ़ाओगे? मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं आज भी उसके सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली में। मैंने कहा पहले ये जो दिव्य चीज है उसको बाहर फेंको, फिर इसके बाद हम कम से कम 2 लोग बात करते थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप मान लो एक आंसर लिख रहे हो, आपको कैसे पता रहेगा कि आपने जो बात लिखी है वो उसको इवैल्यूएट कहां करनी है, मुझे गलत और सही कैसे करना है। इस पूरी प्रोसेस में इस बारे में किसी ने बात नहीं की है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम।
टाइम। तुम्हें क्या लगता है? हमारे साथ आज इस मंच पे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर कुमार नलिन सर हैं, हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हैं। कृष्णा सर हैं, एंथ्रोपोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। बहुत ही नामी गिरामी लोग हैं। लेकिन सवाल क्या है, क्या बचपन से इन्हें एंथ्रोपोलॉजी आती थी? नहीं, इन्होंने भी पढ़ के सीखा, आप भी सीख जाओगे। बट द थिंग इज टाइम। अगर यही चीज मुझे 50 पेज पढ़कर पता चल रही है, कंपटीशन इतना टफ है, कोई मुझे इसको 5 घंटे में बता दे रहा है, मेरा टाइम सेव हो गया। दूसरा, क्वालिटी। जब आप मेंस में जाते हैं तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, मेरी एक एक लाइन के लिए लड़ाई होती है। और बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, जब आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खुद लिख के देखना, जिस दिन आप कोई पेज लिखोगे, एक तो पहली बात बहुत बड़ा एक नंबर है जो राइटिंग पे फोकस नहीं करता, कभी खुद से लिख के देखना तो ऐसा लगता है कि शायद हमने दुनिया का सबसे बेस्ट चीज लिखी है। उसको हर तरह से पढ़ने का मन करता है। हुआ कि नहीं हुआ है? होता है। लेकिन वो अप टू द मार्क है कि नहीं? बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप एक से आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में बारिश हो रही, इसका रीजन बताओ, तो आपने बोला साउथ वेस्ट माउंट। हर किताब में लिखा है कि नहीं लिखा? मुझे ईमानदारी से बताना। लेकिन जब यही बात आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में लिख दोगे ना, तो वो जो कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसकी वीडियो बाहर आ पाती तो बवाल मच जाता। सीरियसली कह रहा है, वो या तो सर पटक लेता कि ये ऑप्शनल ले रहा है। मुझे ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने ऑप्शनल के बारे में पूछा, कितने लोगों ने सिलेबस पढ़ा है? सब लोग तैयारी करने हैं। कितने लोगों ने सिलेबस पढ़ा है? और सिलेबस से पहले का नोटिफिकेशन कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने? क्या लिखा हुआ था? नहीं, बाकी लोग पूछ रहे हैं, पढ़ा आपने? ऑप्शनल के बारे में एक 10 लाइनें लिखकर आती हैं जब नोटिफिकेशन आता है। पढ़ा है? जी नहीं सर। फिर कितने लोगों ने पढ़ा है? चलो आप बताओ, क्या लिखा है उसमें? अभी 3 दिन पहले मैंने क्लास ली थी इसकी वो बहुत बढ़िया बात है। वो ग्रेजुएशन अगर 12th तक का है, अगर हम बात करें जीएस, तो जब आप ऑप्शनल देने जाते हो तो वो आपसे क्या कहता है, ऑनर्स लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा सा पहले। अब जो आपने बात कही कि भाई मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड ऊपर की तरफ है। आपको स्पेशलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। मुझसे किसी बच्चे ने लास्ट ईयर पूछा कि सर एनसीईआरटी पढ़ लिया, ऑप्शनल तो हो ही गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरा हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। लक्ष्मीकांत पढ़ के लोगों ने मुझसे कहा, ओपी गाबा पढ़ने के बाद का पॉलिटिकल साइंस तो पूरी हो गई। ये ऐसा नहीं होता है, इसके लिए हमें स्पेशलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अब सवाल ये है जो मैं मिनी से बात करना चाहूंगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। सबसे पहला, प्री को कैसे क्रैक करना है, सबसे टफ हो गया मेरे ख्याल से। और इस बार जिसने लोगों ने एक पेपर देखा होगा उनको अंदाजा हो गया होगा कि क्या होने जा रहा है वहां पे। कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? 1 2, लेकिन ढेर सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री के लिए एक स्ट्रैटेजी जो कि आज की डेट में सबसे टफेस्ट हो गया है, सबसे अनप्रेडिक्टेबल हो गया, उसके बारे में कुछ बताएं। सो प्रीलिम्स के लिए तो बेसिक बुक्स यू विल हैव टू डू, एनसीईआरटीज आपको करनी है। जो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर.एस. शर्मा, लक्ष्मीकांत जो है वो तो आपको करना ही है। बट स्ट्रैटेजी ऑफ जस्ट बीइंग इन द माइंड सेट कि एग्जाम डे पे क्या करना है, तो अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया है तो मैं उसकी सेक्शनल पेपर्स उठा लेती थी, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो होते थे, तो मैं वो उठाती थी और मैं देखती थी कि कितना हो गया है। और सिर्फ बुक से जो नॉलेज आती है, कई बार टेस्ट देख के हम ऐसे हो जाते हैं कि अरे कितने क्वेश्चंस लगाने, तो बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो एक तो उस पर डिपेंड नहीं करता, बहुत बार उन पेपर्स में ख़राब मार्क्स हो रहे थे, पर वो इसलिए नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो इसलिए है कि उससे एक तो आप सीखोगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और दूसरा इसलिए कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है अटेम्प्ट करने के लिए वो आप देखोगे कि मुझे फर्स्ट रीडिंग में कितने आंसर्स लगाने हैं, मुझे सेकंड रीडिंग में कितने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तो मैं हर पेपर के लिए यही करती थी, हर सब्जेक्ट करने के बाद मैं उसकी 2-4 सेक्शनल पेपर्स उठा लेती थी, और टुवर्ड्स दी एंड जब बिल्कुल प्रीलिम्स सर पे होता है, आई थिंक 1 महीना पहले, और उसको बार बार आप लगाओ जस्ट टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजीज हैं, तो वो आप कोशिश करिए। कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। आई रिमेंबर 2021 के प्रीलिम्स में 2020 का भी एक क्वेश्चन था, वो इट वाज एग्जैक्ट कॉपी, कुछ इकोनॉमी का क्वेश्चन था, इट वाज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, वर्बेटिम इट वाज द सेम क्वेश्चन। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो अल्टरनेटिव। और बाकी प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल रिविजन्स,
नो अल्टरनेटिव, और जितने बार आप रिवाइज करो, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं 5 डेज तक अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करती हूँ, बिल्कुल सारे मतलब 5 to 6 का क्लासेस ले लेती हूँ, पर लेकिन थोड़े टाइम बाद मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, उसके बाद मेरे मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हर्षिता, आप किस स्टैंडर्ड में हो, क्लास वगैरह? एक्चुअली मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो और आप कंसेप्टर कोर्स कर रहे हो, तो आपको गाइडेंस एक तो सही है और आप अभी से कर रहे हो, आपको टाइम का उतना प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको मल्टीपल रिविजन्स हो ही जाएंगे, आप नहीं भी करोगे 2-4 दिन हफ्ते में तो भी आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे। ऑल्सो वन थिंग जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है वो ये है कि 5 दिन अगर आपने पढ़ लिया है, यू डिजर्व अ ब्रेक एंड यू नीड टू टेक अ ब्रेक। यू कांट सैचुरेट योर सेल्फ, और फिर रिटेनेबिलिटी नहीं होती 6 डे। आप अगर, मेरे साथ ये होता था बहुत ज़्यादा, तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े गिल्ट फ्री ब्रेक्स ले लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू डी स्ट्रेस, और जो भी सैचुरेशन हो गया है इट्स इंपॉर्टेंट, सो यू कैन प्ले योर स्पोर्ट, यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, यू कैन वॉच अ गुड मूवी ऑन द 5th डे और समथिंग, वट एवर इट इज़ फॉर यू। और इट्स नॉट लाइक ओनली द वट एवर इट इज़ फॉर एवरी वन कि इतनी देर पढ़ने के बाद आई नीड अ ब्रेक फॉर माई ब्रेन, इससे ज़्यादा मैं रिटेन ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दिमाग में। सो टेक दैट गिल्ट फ्री ब्रेक और उसके बाद रिबाउंड, गो बैक टू द सेम इंटेंसिटी। ओके मैम, थैंक यू। CSAT के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। आई थिंक 2019 से यही ट्रेंड है। GS में 110, 120 मार्क्स आते हैं, बट CSAT में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस। और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मेरा वर्बल वॉज थोड़ा मुझे फेवर करता था, तो मैं हमेशा हर पेपर में मैंने यही किया है कि मैं पहले वर्बल वाले क्वेश्चंस कर लेती थी। ऑब्वियसली उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको करना है, तो मैं सारे वर्बल वाले क्वेश्चंस कर लेती थी पहले। उसके बाद क्वांट और LR मेरा उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो मैं उसको एंड में करती थी। वर्बल के बाद मैं फिर देखती थी कौन से इजी क्वेश्चंस हैं, मैं वो करती थी। फिर मुझे लगता था अच्छा अभी सिर्फ 40 या 45 क्वेश्चंस हुए हैं, मेरे को 50 तो चलो टच करना है, तो वो जो भी इजी क्वेश्चंस होते थे। फिर जो टाइम टेकिंग, कुछ ट्रिक्स मुझे कभी याद नहीं होती है CSAT की, अगर आपको याद हो जाती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप पूरा सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन, आई थिंक इनफ टाइम होता है कि आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप 50 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। कई बार ट्रिक्स में मेरे साथ ऐसा होता है कि गलत हो गया क्वेश्चन, कोई ट्रिक लगा दी तो मैं पूरा सॉल्व करके देख लेती थी। तो CSAT में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, उसके आंसर कीज भी जो 2021 तक का एग्जाम है उसकी आ चुकी हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट। और कुछ वीडियोज़ भी आप देख सकते हो जो भी आपका वीक पार्ट है उसके लिए। मैथ्स छोड़ के मैंने मैथ्स भी कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं किया CSAT के लिए, पर ये है कि PYQs तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव इसलिए भी नहीं है क्योंकि टफ होता जा रहा है। इस बार तो बिल्कुल कैट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, सो यू कैन नॉट से कि मैथ छोड़ के या वर्बल या कुछ भी छोड़ के जा रहे हैं, जो बेसिक है। एंड यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आप इतनी सारी चीज़ें स्टेक में, यू हैव गिवन एन ईयर, इतना टाइम आपने दिया है, तो उतना भी एफर्ट डाल ही दो, मैथ्स भी कर लो। हेलो मैम। मैम, आपके ये कंप्लीट प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हर्डल कौन सा था और उससे ओवरकम कैसे किया? सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए था मोटिवेशन और थोड़ा मेंटल हेल्थ वाइज इट इज़, क्योंकि बहुत ही टैक्सिंग है ये एग्ज़ाम, इन इट सेल्फ बहुत टैक्सिंग है। जस्ट गोइंग थ्रू द सेम थिंग। मेरे को रिविजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फर्स्ट टाइम तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती थी मैं, ऐसे कुछ मतलब ऐसा बहुत ही मज़ा आ रहा होता था पढ़ने में कि वाह ये कितना सही है, कितना इंटरेस्टिंग है, बट रिविजन में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती थी। दैट वाज द बिगेस्ट हर्डल एकेडमिकली। दूसरा मेंटली, क्योंकि बाकी लाइफ भी आपकी चल रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में चल, दैट डजंट स्टॉप फॉर दिस एग्जाम कि चलो अभी ये कर लो, बाद में इट विल हैपन, बट दोज थिंग्स कीप हैपनिंग। बट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, यू हैव टू चूज योर फाइट ऑन एन एवरी डे बेसिस। यू हैव टू से ओके ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट दिस इज़ माई प्रायोरिटी राइट नाउ, दिस इज़ वट आई एम गोइंग टू डू। और आप टारगेट्स वगैरह सेट रखो। और मुझे हेल्प किया मेरी फैमिली ने, माई सिस्टर हेल्प मी अलॉट एंड अलॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने प्रिपेयर किया, टू कीप मी मोटिवेटेड एंड टू कीप मी गोइंग इन जनरल। हाय मैम। मैम, आंसर राइटिंग के लिए कहाँ से स्टार्टिंग करें मैम? आंसर राइटिंग के लिए तो आप आंसर राइटिंग तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। लाइक देर इज़ नो गुड टाइम टू स्टार्ट इट, नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट इट। तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो जब भी आपको स्टार्ट करना है। द बेस्ट वे आई थिंक टू डू इट वुड बी टू
कोई भी जो भी प्रीवियस टॉपर्स की आंसर शीट्स अगर अवेलेबल हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आप उनको उठाओ। जैसे आपने कोई एक सब्जेक्ट कर लिया है, उसका कोई सेक्शनल पेपर आप लिख दो एंड देन सी सिमिलर पेपर, उसी GS1 का ही फॉर एग्जाम्पल आपने किसी टॉपर की कॉपी उठा ली एंड सी द वे दे हैव रिटन, कुछ ना कुछ कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बेसिस पे आप चेक करो। मॉडल आंसर्स और सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, तो इवैल्यूएट योरसेल्फ। ठीक है, आप कई जगह आप चेक करवा सकते हैं कॉपीज़ वगैरह, और कुछ गाइडेंस वगैरह भी अवेलेबल होता है, तो वो तो वहाँ है, बट आप खुद भी इवैल्यूएट करो कि क्योंकि जिस चीज़ पे मार्क्स मिल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा टॉपर्स की कॉपीज देख के कि इस चीज़ के लिए मार्क्स मिले, इसको इस सब्जेक्ट में उतने अच्छे मार्क्स मिले, एथिक्स में हर सब्जेक्ट के जिसमें भी जिसके सबसे अच्छे मार्क्स हैं, गो थ्रू देम एंड सी कि आपने क्या अलग किया है उससे और उसने क्या अलग किया है। सो हाउ कैन यू मीट दैट समवेयर। Ma'am, my question is that how to understand core of any topic in perspective of UPSC. If we start reading, suppose society, globalization, industrialization and economy का तो कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, मतलब किस नज़रिए से हमें उसे पढ़ना चाहिए? तो एक तो सिलेबस को बिल्कुल देखते रहो। सिलेबस गिवन है, उसमें हमने टॉपिक दिया है, बट हम जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें उनमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये यूपीएससी के नज़रिए से, या ये नज़रिया है यूपीएससी का पूछने का, या ये इस नज़रिए से ये चीज़ सही है। एक नज़रिया होता है ना किसी चीज़ को पढ़ने का, सबका नज़रिया अलग होता है, तो यूपीएससी का क्या नज़रिया है और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसका डिस्टिंक्शन हाँ, आप और पूछते कैसे हैं। पढ़ना है उसका मतलब प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा। ओके, तो इसके लिए सिलेबस तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, आपको Yes. वो देखना है। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट, ठीक है, तो उसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हुआ है वो सारी चीजें आपको देखना यू है। मीन मल्टी डायमेंशनल, राइट? हाँ, यस, उस तरीके से आपको देखना है। और जितनी डायमेंशंस आप खुद खोल पा रहे हो किसी भी टॉपिक के, उस तरीके से देखना है। आई थिंक कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं किसी भी टॉपिक के। सोशल एस्पेक्ट उसका क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हाँ, हर हर टॉपिक का चीज एक का। अलग तो उस तरीके डायमेंशन से, होता है। हाँ, तो उस तरीके से आप कवर करिए अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चंस तो ओपन एंडेड आते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। हाँ। तो आप उसको हर डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करिए टू योर ओन सेटिस्फैक्शन, क्योंकि नाउ आई हैव कवर्ड ऑल डायमेंशंस ऑफ दिस टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन का अगर एग्जांपल लें, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं वो आप तो कवर एवरी करिए। टाइम वी शुड फोकस ऑन दोस थिंग्स, राइट? हर टॉपिक में आई डोंट नो इफ इट्स फीजिबल, बट ज्यादातर टॉपिक्स के लिए दिस वाज माय वे टू डू इट। जितने भी एस्पेक्ट्स लगता था कि कुछ चीज़ों के, फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड का इकोनॉमिक एस्पेक्ट है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और सोशल एस्पेक्ट भी है, फॉर एग्जांपल उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट नहीं है। Yes. तो वो तो आप नहीं देखोगे ना, तो ये Yes. है, ये आपको देखना पड़ेगा कि किसके कितने डायमेंशंस ओपन हो रहे हो हैं सकते हैं, नहीं हो उसमें। सकते हैं। हाँ, तो ये आपको देखना है और वो आपको समझ आ जाएगा। आई थिंक इफ यू डन थोड़ा एक थ्रेशोल्ड प्रिपरेशन, तो यू विल नो कि इसके कितने डायमेंशंस हैं। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आई एम डेविएटिंग, सो यू कैन गो थ्रू सम नोट्स ऑफ जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वी हैं। हैव टू फाइंड इट मल्टी डायमेंशन ऑन एनी टॉपिक, राइट? हाँ, as many dimensions are available, क्योंकि questions are very open ended, Right. so you never know what is going to be asked, so you have to be able to answer किसी भी तरीके से पूछा जाए। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं मेंस का, तो क्या हम उसमें इंग्लिश के वर्ड लिख सकते हैं? मतलब हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन जैसे कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसे हम इंग्लिश में वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं साइड में? ये हाँ, मैं समझ गई आपका सवाल। मतलब देवनागरी में आप इंग्लिश का कोई वर्ड, जैसे इंजीनियरिंग आपने लिख दिया देवनागरी में, इस तरीके से आप पूछ रहे हैं। ये आई थिंक कुछ एक्सटेंट तक आप लिख सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो आपको ये देखना पड़ेगा। ये आई थिंक श्रुति का पहला अटेम्प्ट जो था उसने हिंदी में गलती से, उसका मीडियम हिंदी हो गया था, तो शी डिड इट और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे फिर भी। तो आई थिंक कुछ एक्सटेंट तक आप कर सकते हो ऐसा, बट कुछ जो बेसिक वर्ड्स हैं वो तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं, इसका एक Thank you, ma'am. जवाब ये भी है। यूपीएससी कहता है कि आप देवनागरी लिख सकते हो। सपोज दैट आपको उसकी हिंदी नहीं पता, तो उस चीज को आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट? फिर से एक बार दोहराओ, यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम है, लैंग्वेज का नहीं। फिर से कह रहा हूँ, और जिन लोगों ने हिंदी मीडियम से भी इस बार अच्छे मार्क्स निकाले हैं, उन्होंने भी बहुत सी चीजें इंग्लिश में पढ़ी थी। आपको एक मैग्नेट बनना है कि जो जहां अच्छा मिले ले लो। हम इस लड़ाई में नहीं फंसे रह सकते, और जो सीखना है वो सीख लो।
या प्लीज। थैंक यू सर। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ना एक बताता हूं। जैसे अभी ये बल्ब जल रहा है, राइट, और मेरी मुझे बताएंगी, अगर अभी इसमें कोई तार छूट जाए क्या होगा? इसका बुझ जाएगा। करंट खुद कहता है रोज बहना, करंट कहता है सर्किट में बहते रहना। करंट की शुरुआत होती है, मोहब्बत होती है जब आपको अपने न्यूज़पेपर से, वो दाल रखने के काम जब ना आए, कवर चढ़ाने के काम ना आए, जब तुम उसको पढ़ना शुरू कर दो तो ही करंट की शुरुआत होती। करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है। सबसे गलत काम यही हुआ है कि इसको एक एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया है। करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं है, ये हर सब्जेक्ट का डायनेमिक पार्ट है, हर सब्जेक्ट का डायनेमिक पार्ट है। जिस दिन, जैसे अगर तुम किसी दिन ब्रश ना करो तो तुम्हें और तुम्हारे पड़ोसियों को बुरा लगता है, एग्री? जिस दिन तुम्हें यह हैबिट हो जाए कि आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और मेरी जिंदगी से कुछ मिस हो गया, वो समझ लेना कि आप उसके साथ हो। तो मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर लिखते हैं, फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, करंट भी चलता रहता है और स्टैटिक भी चलता रहता है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कभी कभी कि हम क्या चीज़ें लिखें जो हमारे लिए रेलेवेंट हो। क्योंकि कभी कभी आंसर लिखते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कुछ चीज़ें छोड़ दे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ऐसा कोई फैक्टर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मुझे चाहिए थे इस तरह के, जो आप प्रैक्टिस में लेकर पूछते हो। इन्होंने आंसर लिखा, इन्हें कमी पता चली और तब इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अभी तो कई लोगों का बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ है यहाँ पे, यानी उन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की आंसर लिखने की। वो सोच रहे हैं कि जब मेंस का आ जाएगा बुलावा तब हम शुरू करेंगे, राइट? बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है आपसे अच्छा इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ऐसा कुछ सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको वो समझ में आ जाए, उसी को आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि जो बस मुझे याद आ रहा है, जैसे कैग का क्वेश्चन है, उस पर मेरे को कैग का आर्टिकल याद आ रहा है, क्या नाम है कैग का, ये सब मैंने लिख दिया। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसकी डिमांड को आंसर करना। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स हो सकता है, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अर्थक्वेक्स का क्वेश्चन पूछा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में अगर पूछा है तो आप उसके बारे में जनरली लिखो। उससे ज़्यादा अच्छा आप ये लिख सकते हो अरुणाचल प्रदेश इज स्पेसिफिकली वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स, या फिर नॉर्थ इंडिया में पूछा जा रहा है तो यू कैन से जोन 5 में आता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी फैक्ट या डेटा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, रेलेवेंट टू दैट, यू कैन स्टार्ट विद दैट। और क्योंकि आप करंट और स्टैटिक की बात कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें कोई करंट हैपनिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ आया है, तो आप कोई रिपोर्ट साइट कर सकते हो कि ईडीआर की रिपोर्ट ने अभी अभी ये कहा है कि या फिर आरबीआई ने ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कुछ भी उसका क्रिटिसिज्म वगैरह है या फिर कुछ भी एक रेलेवेंट टॉपिक है जो करंट से आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो वो आप लिख सकते हो, उसको इंट्रोडक्शन की तरह लिख सकते हो। फिर उसके जो पॉइंट्स हैं रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू पुट अ क्वेश्चन फॉर एन एग्जांपल तो आप वो कर सकते हो। तो उससे रिलेवेंट आपको जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो आप लिखो, और कंक्लूजन में यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड, यू कैन राइट सजेशंस ऑफ एनी कमिटीज़ इफ देयर आर। पॉलिटी में हमें बहुत इजीली कमिटीज़ मिल जाते हैं, इकोनॉमी में हमें बहुत ज़्यादा इजीली कमिटीज़ अवेलेबल होते हैं, यू कैन कंक्लूड विद दैट। और अगर आपका खुद का कोई सजेशन है तो वो यू कैन ऐड। और ये जो स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का, वो अगर आप लिखोगे, बार बार लिखोगे, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि एकदम शुरुआत से ही बहुत अच्छे आंसर्स थे। इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपने अभी आई थिंक यू वेरी यंग, तो यू स्टार्टेड प्रीटी अर्ली ऑन, विच इज़ गुड। तो आप बस करते रहोगे प्रैक्टिस, आई थिंक यू विल गेट द फ्लो ऑफ इट। और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बस ये है कि आप कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करो, आपको पता है कि ये रिलेवेंट चीज़ मैं नहीं लिख पाया, ये इररिलेवेंट चीज़ मैंने लिख दी। विद टाइम आई थिंक यू विल गेट यूज्ड टू एंड यू विल राइट वेरी गुड आंसर्स। ओके मैम, थैंक यू। माय नेम इज़ काजल गुप्ता, और मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ कॉलेज की, तो मैं अपनी पढ़ाई को और कॉलेज को कैसे मैनेज करूँ? ओके, यूपीएससी प्रिपरेशन और कॉलेज को Yes, कैसे ma'am. मैनेज करो? Yes, ma'am. तो आई थिंक शाश्वत सर ने जॉब के साथ उन्होंने किया। आप किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हो? मैम मैं हिस्ट्री ऑनर्स में कर रही हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स में। और Yes, ऑप्शनल आप क्या ले रहे हो? मैम हिस्ट्री लूँगी। हिस्ट्री तो वेल एंड गुड, फिर इससे तो अच्छा Yes, कुछ ma'am. है ही नहीं। तो आप ऑप्शनल उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। जितना भी आपको टाइम मिलता है कॉलेज के अलावा, उसमें आप जनरल स्टडीज़ अच्छे से करो। और टाइम मैनेजमेंट का ही आई थिंक आपका क्वेश्चन है। यस मैम। तो वो तो मतलब वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, तो आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि कितना टाइम मैं दे पा रही हूँ। आई थिंक हिस्ट्री आप कवर कर पाओगे। और ग्रेजुएशन के बाद, अभी आप कौन से ईयर में हो?
मैम मैं थर्ड ईयर में जाऊंगी अपनी। थर्ड ईयर में हो? Yes, ओके, ma'am. सो अभी आई थिंक नेक्स्ट ईयर यूल अटेम्प्ट और समथिंग। यस मैम। तो अभी से आई थिंक ऑप्शनल स्टार्ट राइटिंग में भी आंसर, जितना भी आपको टाइम मिले आप उसमें जो जो चीज़ें बेसिक्स हैं, जैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट डूइंग अभी से, जितना भी आपको टाइम मिलता है, सैटरडे संडे आपको मिलता है, उसमें आंसर राइटिंग करो। प्रीलिम्स के टेस्ट आप लो तो डेडिकेट डेज, ऐसा नहीं है घंटे कितने दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप खुद के लिए टारगेट्स बनाओ कि ये चीज़ मैंने कर लिया, आई डोंट नीड टू डू इट, दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू, और ये मैं इतने टाइम में कर लूँगी। तो वो टारगेट्स बनाओ, इफ़ यू आर एबल टू मीट देम, दैट्स ऑल दैट्स नीडेड। मैम मेरा क्वेश्चन एक और है। मैम जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की तैयारी के, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस होकर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है तो हमारा मन वहाँ पे पढ़ने का नहीं करता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? मोटिवेशन की बात है तो टेक अ गुड ब्रेक। अगर आपको जैसे किसी और ने भी ये सवाल पूछा था, टाइम के साथ वो होता है। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट रिविजन। पहली रीडिंग हम बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, रिविजन में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी ग्रुप में, क्योंकि आपके इतने सारे प्योर मेंबर्स हैं, आप किसी के साथ ग्रुप बना के पढ़ सकते हो, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे पर्सनली बहुत हुआ था। तो आप ऐसे ग्रुप में पढ़ सकते हो। कोई चीज़ इंटरैक्टिव ज़्यादा लग रही है, कभी वीडियोस देख के पढ़ लिया, कुछ भी, जो भी चीज़ आपको एक चेंज ऑफ माइंड दे रही है मोटिवेशन के लिए, आई थिंक वो बहुत हेल्प किया था मुझे। जैसे अगर मैं अकेले नहीं पढ़ पा रही हूँ, आई कैन join my friends or I'll watch a video on the same thing. इससे आप constantly you have to change something maybe here and there and वो it comes again। और वही momentary चीज़ है, जैसा शाश्वत सर ने भी बोला था, it's a very momentary thing, you have to keep it going। और जिस भी तरीके से आपको मिल रहा है, जिस भी तरीके से, by changing the place, by changing the strategy, by changing the subject even। कभी GS पढ़ के आप बोर हो गए हो, start optional। मैम लेकिन हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अगर हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लगते हैं तो लोग कहते हैं कि आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसको कैसे जवाब दे मैम? मत सुनो उनको, जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक योर रिजल्ट विल बी द बेस्ट आंसर। डोंट फोकस, आई थिंक किसी और का प्रेशर के लिए आप, यू आर नॉट स्टडिंग टू प्रूव देम रॉन्ग और एनीथिंग, यू आर स्टडिंग टू अचीव समथिंग फॉर योर सेल्फ।